आप सबका फिर स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल विकास कुमार क्लासेस में। तो देखिए आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लास 6 साइंस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में ढेर सारी बातें पढ़ेंगे। फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, कहाँ से मिलता है, और अगर किसी एक न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, वो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स का। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। क्या समझते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में भी हम लोग बात किए थे कि कोई भी अगर हम लोग फूड खाते हैं, फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो फूड में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हमारा बॉडी अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि बॉडी के ग्रो करने के लिए या फिर बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के अंदर में ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, वो सबको कराने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो उसी केमिकल्स का नाम है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, तो केमिकल्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को, इसको अगर हम ग्रुप में डिवाइड करें तो सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड आपका हो गया फैट्स। थर्ड हो गया प्रोटीन्स। फोर्थ आपका है विटामिन्स एंड फिफ्थ आपका हो गया मिनरल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए, सबसे पहले क्या बात किए, न्यूट्रिएंट्स का बात किए। देखिए यही है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि केमिकल्स प्रेजेंट इन आवर फूड, ये न्यूट्रिएंट्स है। इसका डिफिनीशन कुछ डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल डिटेल में सही तरीके से करें तो वहाँ सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग जो हर एक पॉइंट में, इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके हर एक पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो इसके बाद क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड आपका फैट हो गया, थर्ड देख लीजिए प्रोटीन्स हो गया, फोर्थ विटामिन्स हो गया, और फिफ्थ क्या है, तो फिफ्थ को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी न्यूट्रिएंट्स को ग्रुपिंग किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं, यानी कि ऑल आर इसेंशियल, ऑल आर इसेंशियल। मतलब क्यों क्यों जरूरी है, फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, ताकि ये ठीक तरह से क्या कर सके, काम कर सके, प्रॉपर फंक्शनिंग। इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। यानी कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं है कि अगर एक न्यूट्रिएंट्स है दूसरा नहीं है तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब प्रेजेंट होना चाहिए फूड में। ऑल न्यूट्रिएंट्स should be present in our diet in proper quantity,
यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए इसका क्वांटिटी फिक्स्ड होता है। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल प्रेजेंट होने चाहिए, किसमें, डाइट में, प्रॉपर क्वांटिटी में, यानी कि उन लोगों का जो क्वांटिटी फिक्स किया गया है उसके अनुसार हमारे डाइट में हर एक 5 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारा बॉडी ठीक से काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यानी कि 5 तो हो ही गए, इस 5 के अलावा न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अलावा हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता और होती है। छठा हो गया वाटर और 7वां हो गया रफेज। वाटर और एक हो गया रफेज। तो वाटर और रफेज की भी बहुत आवश्यकता होती है। क्यों, हम सीखेंगे, जानेंगे कि वाटर क्या रोल प्ले करता है। वाटर कोई एक न्यूट्रिएंट्स नहीं है और रफेज क्या होता है, ठीक है। तो वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हुए भी क्यों ज़रूरी है, ये भी बात करेंगे। और ये जो रफेज है, रफेज क्या होता है, ये भी बात करेंगे, ये भी हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। शुरुआत सबसे पहला हमारा क्या न्यूट्रिएंट्स है, तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट से इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है यानी कि ये हमारे भोजन में उपस्थित या भोजन में अवेलेबल वैसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्विक एनर्जी का मतलब तत्काल ऊर्जा देता है। अगर आप थके हुए हैं और कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो आपको तुरंत तत्काल एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी थका हारा लड़का है जो खेल करके धूप से आ रहा है, गर्मी का समय बिल्कुल थका हुआ है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब एनर्जी उसमें बिल्कुल ही नहीं है, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। तो ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी मिल जाता है और वो अपने आप को तरोताजा रिफ्रेश फील करता है। मतलब क्या है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, तो इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसमें, जैसे इसका 2 टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स, एक शुगर बोलेंगे और दूसरा क्या बोलेंगे, स्टार्च, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया शुगर और सेकेंड हो गया स्टार्च। ये शुगर और स्टार्च जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं और ये दोनों से हमें क्या मिलता है, तो मैंने बोला ये हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये दोनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, तो जो शुगर है वो इमीडिएट, बिल्कुल तुरंत इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि जो शुगर होता है वो इमीडिएट एनर्जी देता है, लेकिन शुगर के कंपैरिजन में जो स्टार्च है वो थोड़ा सा लेट, यानी कि ये इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है, यानी कि थोड़ा सा ये लेट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लेट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो शुगर होता है वो इमीडिएट एनर्जी और स्टार्च जो है वो थोड़ा सा स्लोली। लेट कहने का मतलब क्या है, लेट कहने का मतलब है कि स्लोली, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, धीरे धीरे एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा। चलिए ये कहाँ मिलते हैं, हमको किस जगह पे मिलेंगे, तो आपको कहाँ मिलेगा ये देखिए, तो बोल सकते हैं राइस पे मिलेगा। राइस के अलावा व्हीट हो गया, पोटैटोज हो गए, पोटैटोज, इसके अलावा ब्रेड, शुगर यानी चीनी, शुगर के अलावा और कुछ है यहाँ पे मेज, मेज में भी मिलता है मक्का, ये सब में क्या पाया जाते हैं, तो ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो हमें बिल्कुल एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जितना चाहिए अगर हम उससे ज़्यादा ले लिए, ठीक है, हमारे बॉडी को जितना आवश्यकता है उससे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर लिए तो क्या होगा। तो हमारे बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है, जितना एनर्जी चाहिए वो तो यूटिलाइज कर ही लेगा, लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा हो जाता है वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है,
यानी हमारे बॉडी में फैट के फॉर्म में, फैट के रूप में वो कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ये बात को याद रखना है। चलिए अब आगे आते हैं फैट। एक कार्बोहाइड्रेट्स था, यहाँ पे देखिए फैट्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फैट क्या है, तो ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एनर्जी रिजर्व प्रोवाइड करता है। एनर्जी रिजर्व क्या होता है इसको समझते हैं। तो फैट्स क्या है, तो वैसा न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ये भी न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड था जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फैट्स का, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड अस एनर्जी रिजर्व इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में एनर्जी रिजर्व का काम करता है। तो समझिए क्या होता है, जैसे एक 4 व्हीलर व्हीकल्स है, उसमें 4 चक्के हैं, 4 चक्का जा रहा है, एक चक्का क्या हो गया, पंक्चर हो गया, ठीक है। तो जब एक चक्का पंचर हो जाता है उसके लिए हम लोग स्टेपनी रखते हैं, यानी कि उसमें एक स्टेपनी होता है, किसी में 2 स्टेपनी होता है, क्योंकि इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल किया जा सके, उसको रिजर्व बोलते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो फास्टिंग करते हैं तो कोई भी फूड का इस्तेमाल नहीं होता, फूड हम लोग इनटेक नहीं करते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर में ढेर सारे फंक्शंस होते रहे, चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं, सो रहे हो, जाग रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, बैठे हो, हमेशा बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं। तो सारे फंक्शन को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी जब हम लोग भोजन नहीं ले रहे हैं तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो ये एनर्जी फैट से मिलेगा, ठीक है। तो फैट जो है हमें क्या करता है, तो एनर्जी रिजर्व प्रोवाइड करता है, यानी कि एनर्जी को रिजर्व करके हमारे बॉडी के अंदर में रखता है, ठीक है। ये हो गया एनर्जी रिजर्व प्रोवाइड करना। कहाँ पे रहता है, तो ये जनरली अगर देखा जाए तो फैट कहाँ रहेगा, तो फैट्स आर फाउंड अंडर द स्किन, अंडर द स्किन, यानी कि जो हमारी चमड़ी होती है, स्किन जो है ऊपर का सरफेस, बॉडी के ऊपर का सरफेस स्किन के नीचे मिलेगा, एंड ऑल्सो अराउंड द हार्ट एंड किडनीज, यानी कि जो हमारा हार्ट है, ध्यान से समझिए, जो हमारा दिल है, हार्ट है, और जो किडनी है उसके आसपास में भी डिपॉजिट रहता है, जमा रहता है। हमारे बॉडी में जितना स्किन है, पूरे बॉडी के ऊपर में स्किन है, स्किन के अंदर तो रहेगा ही रहेगा, फैट्स डिपॉजिट रहता ही है। इसके अलावा जो हार्ट है उसके आसपास भी रहता है, और जो हमारा किडनी है उसके आसपास भी ये फैट डिपॉजिट रहता है, ताकि हम इमरजेंसी में इसका एनर्जी रिजर्व के जैसा इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, इसका सोर्सेस क्या क्या है, फैट्स हमको कहाँ मिलेगा। तो फैट्स के लिए देखिए यहाँ पे है, जैसे हम लोग बटर बोलेंगे, बटर हो गया और घी हो गया। बटर और घी जो है ये दोनों को एनिमल फैट बोलते हैं, एनिमल फैट्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा फैट है वो कहाँ से मिल रहा है, अगर एनिमल से मिल रहा है तो एनिमल फैट बोलेंगे, अगर कोई प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट फैट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एनिमल से मिलता है बटर, दूध से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। मिल्क, तो मिल्क कहाँ से मिलेगा बताइए, तो मिल्क कहाँ से मिलता है, तो काऊ से, बुफेलो से, गोट से, कैमल से, तो ये सब एनिमल से हैं, शिप से, तो ये एनिमल फैट हो गया। घी भी उसी दूध से मिलता है, तो बटर और घी जो हो गया एनिमल फैट। इसके अलावा प्लांट फैट्स भी होते हैं, यानी प्लांट फैट का मतलब जो प्लांट से हमको मिलता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, यानी कि जितने भी तेल होते हैं सब में फैट्स होता है। और ये सारे तेल किससे मिलते हैं, तो सीड से, यानी कि जो तेल वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, उसके सीड से जो तेल निकालते हैं, तो ये प्लांट से हो गया, तो इसको हम लोग प्लांट फैट बोलेंगे।
तो यहाँ पे प्लांट फैट भी होगा, जैसे ग्राउंड नट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ये हम लोग बोलते हैं मूंगफली का तेल, यानी कि ग्राउंड नट जो मिट्टी में होता है। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब ऑयल कहाँ से मिलेगा? तो ये सब हमको सीड से मिलता है। इसके अलावा जैसे बोल सकते हैं और भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, अदर वेजिटेबल ऑयल, ये सब के सब जितने भी ऑयल्स हैं इसको हम लोग प्लांट फैट्स बोलते हैं। प्लांट फैट्स क्यों? क्योंकि हमें ये कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये हमें प्लांट प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा और भी ऐसे सोर्स हैं जहाँ से हमें मिलता है फैट। जैसे देखिए मीट है, मीट जिसको मांस बोलते हैं, फिश है, मछली है, इसके अलावा बोल सकते हैं एग्स है, ये सब में भी फैट होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं मीट, फिश, एग्स, ये सब भी फैट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और एक है चीज़ है, चीज़ मतलब पनीर, यानी कि पनीर यानी कि ये कहाँ से मिला? तो ये दूध से बनाते हैं पनीर, ये भी क्या हो गया? एक एनिमल फैट हो गया। और ये सब के सब क्या है? देखिए यहाँ पे एग्स है, फिश है, मीट है, सब एनिमल है, एनिमल से मिलता है। ये एनिमल फैट का एग्जाम्पल्स हो गया। तो फैट दो प्रकार के, एनिमल फैट और प्लांट फैट। और फैट हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी में ये क्या करता है? एनर्जी रिजर्व की तरह काम करता है, इमरजेंसी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे बात देखिए कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है, हेल्दी यंग पर्सन है, एडल्ट है, तो उसको कितना फैट की ज़रूरत है? तो हर दिन उसको 70 से 80 ग्राम, 70 to 80 ग्राम फैट्स पर डे जरूरी होता है। पर डे कितना? तो 70 से 80 ग्राम, 70 to 80 ग्राम फैट्स पर डे। ठीक है, फॉर एन एडल्ट पर्सन, एडल्ट हेल्दी पर्सन को याद रखिएगा 70 से 80 ग्राम फैट की जरूरत होती है। तो ये फैट की कहानी हो गई। अब हम लोग एक इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात कर लेंगे। देखिएगा क्या है। देखिएगा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स का मतलब हमारे बॉडी में पाइप बिल्कुल बिछा हुआ है, बहुत सारा पाइप बिछा हुआ है। कुछ मोटे पाइप हैं, कुछ पतले पाइप हैं, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, तो उसको हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं। ठीक है। तो ब्लड वेसल में कभी कभी ये होता है कि बहुत ही अधिक आप फैट का कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे होता ये है कि वो फैट हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर के जमा हो जाता है। तो जमा हो जाता है कैसे? आप इसको समझिएगा। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ पे डायग्राम जो बना रहे हैं, किस चीज का डायग्राम है? आप इसको समझिए पहले, ये किस चीज का डायग्राम बना रहे हैं? तो ये कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, मतलब कि ये जो एक ब्लड वेसल को दिखा रहा है समझिए, एक इसको दिखा रहा है, ब्लड वेसल की चीज को दिखा रहा है। और यहाँ पे इसमें क्या फ्लो होता है? इसमें ब्लड फ्लो होता है। इस जगह पे ये ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है। ये एक क्या है? अब इसको आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं, आप इसको जानते होंगे। ब्लड वेसल्स ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आर्टरी हो गया, आर्टरीज, दूसरा वेन्स होते हैं, और तीसरा होता है कैपिलरीज। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में इसको जानिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक आर्टरी का फिगर बना दिए हैं।
और ये जो आपके बीच में खाली जगह दिख रहा है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है? तो ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक, बहुत आसानी से ये जो बिल्कुल क्लीन आर्टरी है, आर्टरी जो है बिल्कुल क्लीन है और ब्लड का फ्लो बहुत ही आसानी से हो रहा है, बिना डिफिकल्टी के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ ये ना कि फैट का इस्तेमाल करने से ज़्यादा फैट आ गया, जो भी एक्सेस फैट था वो यहाँ पे आकर के डिपॉजिट होने लगा, इस जगह पे आकर के जमा होने लगा। अंदर दीवार पे, जो अंदर की दीवारें हैं, उस दीवार पे आकर के यहाँ पे जमा होना शुरू हो गई। इस जगह पे देखिए, इस जगह पे जब ऐसे जमा होने लगता है तो इसका जो रास्ता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो रास्ता है बहुत पतला रास्ता हो जाता है। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है बहुत ही पतला हो गया, यानी कि ब्लड को फ्लो होने का जो पैसेज था वो नैरो हो गया। अब यहाँ पे क्लीन नहीं रहा, ये क्लीन नहीं हुआ है, ये अब क्या हो गया? थीन एंड नैरो हो गया। बहुत ही पतला रास्ता हो गया और नैरो रास्ता हो गया। तो ब्लड को फ्लो होने में क्या होगा? कठिनाई, यानी कि ब्लड आसानी से फ्लो नहीं होगा। और ब्लड को फ्लो कराता कौन है? तो हार्ट, जो हमारा हार्ट है वही ब्लड को पंप करता है, यानी कि धक्का देता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कुआं से पानी निकालते हैं तब पंप लगाते हैं और उस कुएं के पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, खेतों में ले जाते हैं तो पंप उसको पानी को धक्का देता है तो पानी आगे बढ़ता है। तो हमारे हार्ट को बहुत ही अधिक काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत ही पतला हो गया, संकीर्ण हो गया, नैरो हो गया, तो उससे ब्लड को फ्लो क्या हो जाता है? प्रेशर के साथ होता है, यानी कि प्रेशर बहुत अधिक लगता है, इससे हार्ट अटैक का खतरा होता है। और यहाँ पे जो आपको जमा है, देखिए ये जो फैट आपको जो जमा दिखाई दे रहा है इस जगह पे, इसको हम लोग कोलेस्टेरॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो कोलेस्टेरॉल बोलते हैं, यानी कि कोलेस्टेरॉल क्या हो गया है? जमा हो गया है। ठीक है, तो हमारे ब्लड वेसल्स में जब कोलेस्टेरॉल जमा हो जाता है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही अधिक फैट का कंजम्पशन नहीं करना है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा उसका कंजम्पशन नहीं करना है, नहीं तो ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए ये था यहाँ पे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन का बात करेंगे। ये देखिए प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या है? तो प्रोटीन्स भी एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमें कहाँ से मिलता है? तो जो हमें भोजन से मिलता है। समझिए पहले प्रोटीन्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड, यानी कि हमारा जो भोजन से है उस भोजन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब कि हम लोग बात किए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो आज हम लोग किसका बात करें? अभी प्रोटीन का बात करें। तो प्रोटीन भी क्या है? तो एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन सब तो न्यूट्रिएंट्स, इसको डिफाइन कैसे करिएगा? तो ये ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो सेल के फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बना है, बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बना है, ढेर सारे सेल्स से मिलकर के बना है। और सेल्स को बनाना है, उसको न्यू सेल्स का डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पे स्क्रैच हो जाता है, कहीं पे घाव हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ओल्ड सेल्स हो जाते हैं, सेल्स वॉर्न आउट हो जाते हैं, यानी कि वो सेल क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो उस जगह पे रिपेयर करना पड़ता है, रिपेयरिंग का काम करना पड़ता है, नए नए सेल्स को वहाँ पे लाना पड़ता है। तो ये काम कौन करता है? तो प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो है वो सेल के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो प्रोटीन क्या हो गया? सच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स रिपेयर वर्क, यानी कि इसको क्या काम बोल सकते हैं? हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, रिपेयर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के ग्रोथ में मदद करेगा और सेल्स के रिपेयर में मदद करेगा। तो ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये हमें मिलता कहाँ से, ठीक है, कहाँ से मिलेगा ये बात करते हैं। देखिए, तो प्रोटीन्स का जो सोर्स है सबसे, जैसे जिस प्रकार से फैट का बात किए थे कि कुछ प्लांट फैट होते हैं, कुछ एनिमल फैट होते हैं, ऐसे यहाँ पे प्रोटीन्स का भी है। कुछ प्लांट प्रोटीन्स होते हैं और कुछ
एनिमल प्रोटीन्स होते हैं। एनिमल प्रोटीन्स। तो प्लांट प्रोटीन्स में पल्सेस आते हैं। पल्सेस का मतलब दाल, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के दाल होता है सब में प्रोटीन पाया जाता है। तो पल्सेस हो गया। पल्सेस के अलावा सोयाबीन, सोयाबीन सीड, ये भी हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अब अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आपका मीट आ जाएगा, एग्स आ जाएगा, फिश आ जाएगा, मिल्क है, ये सब के सब क्या हैं तो एनिमल प्रोटीन के सोर्स हैं, यानी कि ये प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं जो एनिमल से होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और देख लेते हैं और कुछ है क्या। हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा कि एक आदमी को, अगर कोई एक एडल्ट पर्सन है, ठीक है, एडल्ट पर्सन है और उसका वजन कितना है तो उसका वजन है 50 से 60 केजी के बीच में, ठीक है, 50 से 60 केजी। तो प्रोटीन उसको कितना चाहिए, यानी कि प्रोटीन पर डे उसको कितना चाहिए, यानी हर एक दिन तो लगभग उसको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि 50 से 60 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए। तो इससे पता यह चलता है कि अगर किसी भी पर्सन का जितना भी वेट हो, वेट ही है जो उसको क्या करता है तो डिफाइन करता है। जैसे एक सपोज कीजिए 20 केजी का कोई पर्सन है तो उसको 20 ग्राम चाहिए, 100 केजी का पर्सन को 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी कि हर एक 1 केजी बॉडी वेट पे, यानी कि 1 केजी बॉडी वेट है तो उसको 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई ग्रोइंग चिल्ड्रेन की बात करते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रेन का मतलब कि अभी जो बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि बढ़ने वाला उम्र है, या हो सकता है सिक पर्सन कोई है, बीमार पर्सन है, ठीक है, तो सिक पर्सन है। इस दोनों के केस में ध्यान से समझिएगा। ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन है मतलब कि अभी उसका सेल्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, सेल बनेगा तभी तो वो बढ़ेगा, बड़ा होगा। और सिक पर्सन मतलब कि इसके बॉडी का सेल्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया है तभी तो बीमार पड़ गया है, यानी कि इसके सेल्स जो हैं बुरी तरह से डैमेज्ड हैं और इनको रिपेयर करने के लिए आवश्यकता है, यानी कि इसके सेल्स को रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो ये दोनों केस में यहाँ पे क्या था, ये देखिए नॉर्मल केस में क्या था तो 1 ग्राम पर केजी, यानी 1 केजी के लिए 1 ग्राम प्रोटीन जरूरी था, 1 केजी बॉडी वेट के लिए। लेकिन यहाँ पे ज्यादा चाहिए, यानी कि मोर देन 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम से ज्यादा, मोर देन 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी यहाँ पे वो नियम लागू नहीं होगा। अगर कोई बच्चा है, सपोज कीजिए ये जो चाइल्ड है इसका वजन है 15 केजी, तो 15 केजी के लिए क्या उसको 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए, नहीं, 15 ग्राम से ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, इसको लगभग 20 ग्राम प्रोटीन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। कोई पर्सन है, बीमार पर्सन है, इसका 70 केजी वजन है, तो 70 केजी वजन है तो क्या उसको 70 ग्राम चाहिए, नहीं, क्योंकि अभी वो बीमार है, उसको लगभग 80 या 75 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। तो सिक पर्सन हो गया या फिर कोई ग्रोइंग चाइल्ड है तो उसको ज़्यादा पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। तो चलिए ये बातें हो गई प्रोटीन का। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन्स। विटामिन्स देखिए, विटामिन्स भी क्या है तो विटामिन्स भी न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड ही ना है, यानी कि फूड का ही तो न्यूट्रिएंट्स है, तो ये भी न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड ही है, लेकिन ये ऐसा न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड है जो हमारे बॉडी को वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, बहुत ही ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत नहीं होता है हमारे बॉडी को। यानी कि आप लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड that our body needs in a small quantity only,
स्मॉल क्वांटिटी ओनली इज कॉल्ड विटामिन। ठीक है, तो विटामिन क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्यों लिखे हैं, मतलब यहाँ बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसकी जगह पे क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स क्योंकि एक विटामिन तो है नहीं, बहुत सारे विटामिन हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड द ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड, यानी कि जो हमारे भोजन में प्रेजेंट रहता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का समूह जो हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होता है, उसको हम लोग विटामिन्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे तरह से काम करे, इसलिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, यानी कि फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अब यहाँ पे देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट विटामिन्स नहीं मिल पाता, यानी कि हमारे बॉडी को अगर विटामिन्स नहीं मिल पाएगा तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, यानी कि अच्छे से जब काम नहीं कर पाता है तो उसको डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, डिजीज बीमारी हो जाएगा। क्यों बीमारी हो गया, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन्स। ठीक है, यानी कि विटामिन्स के कमी के कारण बीमारी होता है, तो इस प्रकार के डिजीज का नाम है डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीजेज इसको बोलते हैं। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब विटामिन्स की कमी के कारण जो होता है उसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। अभी तक प्रोजेक्ट में हमारे पास 20 नॉन विटामिन्स हैं, यानी कि 20 विटामिन्स का नाम हम लोग अभी जानते हैं, यानी कि साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाया गया है कि अभी कितने हैं, तो 20 नॉन विटामिन्स अभी प्रेजेंट में हैं। इससे ज़्यादा भी है लेकिन हमें उसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बच जाता है मिनरल्स। देखिए विटामिन्स के बाद आता है मिनरल्स। ये देखिए मिनरल्स क्या है, तो मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड ही है, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड है। ये भी हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में ही जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड दैट our body needs in a small quantity only and which contain certain एलिमेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिनरल्स। इसको समझिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये हमारे भोजन का यानी कि फूड का क्या है, तो फूड का ये न्यूट्रिएंट्स है, बिल्कुल सही, यानी कि सारे के सारे हम लोग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड की ही बात कर रहे हैं, यानी कि फूड का न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को जरूरी होता है, हमारे बॉडी को नीड्स होता है स्मॉल क्वांटिटी में, ओनली स्मॉल क्वांटिटी में जरूरी है। ठीक है, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन इसमें खासियत क्या हो गया कि जो कोई सर्टेन एलिमेंट्स को अपने अंदर पे रखता है। जैसे मिनरल्स बात करते हैं, जैसे वैसा मिनरल्स जिसमें आयरन होता है, वैसा मिनरल्स जिसमें फास्फोरस होता है, वैसा मिनरल्स जिसमें कैल्शियम होता है, वैसा मिनरल्स जिसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सारे चीज़ें हैं। यानी कि वैसा मिनरल्स जिसमें आयोडीन होता है, तो ये सारे यानी कि जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर प्रेजेंट रहेगा। ये क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, तो फिर वही कहानी, ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारा बॉडी ठीक तरह से काम करे इसलिए जरूरी है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारा बॉडी ठीक तरह से काम करे इसलिए ये मिनरल्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये मिनरल्स की कहानी थी। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है क्या, कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे डिजीज कैसे हुआ था, विटामिन्स में बात कीजिए, डिजीज कैसे हुआ था, तो कुछ विटामिन्स की कमी हो गई थी, यानी कि लैक ऑफ विटामिन्स हुआ था। तो सेम चीज यहाँ भी है
कि अगर एक बीमारी होती है, ठीक है, डिजीजेज, ये कैसा हो गया बेटा, ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स, लैक ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स की कमी के कारण हो गया बीमारी। जब मिनरल्स की कमी के कारण बीमारी हो तो उस बीमारी को भी हम लोग डिफिशियंसी डिजीजेज कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेज कहते हैं, ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज। ये जानेंगे हम लोग डिटेल में, और जानेंगे कि डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे डिटेल में, आगे आने वाले नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिएगा, विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया गया है। ये है कि जब विटामिन का डिस्कवरी किया गया था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ विटामिन, तो विटामिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंपोजिशन होता है, किस किस चीज़ से मिल के बना है, ये साइंटिस्ट को जानकारी नहीं था। इसलिए विटामिन का नाम उन्होंने क्या किया, इंग्लिश का जो लेटर होता है, इंग्लिश का लेटर जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के, इस प्रकार से विटामिन का नाम उन्होंने रख दिया, ठीक है। यानी कि उस समय जब डिस्कवरी के टाइम में विटामिन में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सा केमिकल्स प्रेजेंट है, क्या क्या उसका अंदर में प्रेजेंट है, ये जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोग बहुत ही आसान नाम दिया, मतलब कि ABCD के लेटर्स के आधार पे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये नाम दे दिया। लेकिन अभी के समय में जो विटामिन से हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब के कॉम्बिनेशन की जानकारी हो चुकी है, और हम जानते हैं कि उस विटामिन में कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है। तो इसलिए आज हम उसका केमिकल नेम जानते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन की जानकारी है। अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट आपका है, मैं बात किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में होता है, और ये पांचों न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए, तभी हमारा बॉडी ठीक से काम कर पाएगा, हम हेल्दी रह पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा 2 चीज़ें और थी, एक था वाटर और दूसरा था रफेज, ठीक है। तो वाटर क्या है, रफेज क्या है, वाटर क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, ये हम लोग बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है वाटर। देखिए, वाटर तो हमारे बॉडी का जितना वेट है, ठीक है, उसका लगभग 70% वाटर ही है, यानी कि 70%, 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, ठीक है। तो 70% ऑफ आवर बॉडी वेट ये क्या है, तो 70% ऑफ आवर बॉडी वेट ये हमारा वाटर है, याद रखिएगा, वाटर। ये हो गया पहली बात। तो वाटर रहता कहाँ है, तो वाटर कहाँ रहता है, देखिए, जैसे ये हमारा सेल है, ये सब सेल है, सेल, तो सेल के अंदर में वाटर रहता है। मोस्ट वाटर कहाँ रहता है, तो सेल के अंदर में, ठीक है। ये सेल हैं, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो तभी तो हमारा बॉडी बनता है, यानी कि हमारे मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बॉडी बना है। तो मोस्ट वाटर यहीं पे रहते हैं, या ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर लाइज इनसाइड सेल्स, सेल्स के अंदर में। लेकिन कुछ ऐसे भी वाटर हैं जो सेल के बीच में जो जगह है, देखिए यहाँ पे, ये जो जगह दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस जगह में भी वाटर प्रेजेंट रहता है, यानी कि यहाँ पे भी वाटर रहेगा, ठीक है। तो कुछ वाटर यहाँ भी रहता है, यानी कि वाटर इस जगह पे भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि 2 सेल्स के बीच में लेस वाटर रहता है, ठीक है। और अधिकतर वाटर कहाँ रहता है, तो मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सेल। अब इसके अलावा हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है ना, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड पार्ट का नाम है प्लाज्मा,
क्योंकि अगर वो कहीं कट जाता है या फिर कोई कांटा चुभ जाता है तो वहाँ से लिक्विड निकलता है, रेड कलर का लिक्विड निकलता है। उस रेड कलर के लिक्विड को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। यानी कि ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है। ब्लड में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा क्या होता है? तो प्लाज्मा के अलावा उसमें आरबीसी होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा इसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा इसमें प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हो गया। इसके अलावा उसी ब्लड में हमारा सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो कुछ भी दवा लेते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ब्लड ही है, ब्लड में सारा चीज रहता है। तो हम बात कर रहे हैं किसका? प्लाज्मा का बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा पूरे ब्लड का लगभग 80% होता है, 80 से 90%, ठीक है। तो 80 से 90% कौन होगा? तो ये प्लाज्मा ही रहता है। यानी कि ब्लड में मोस्ट पार्ट कौन होता है? वाटर, याद रखिएगा। यानी कि वाटर प्रेजेंट होता है ब्लड में। और एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि बिना वाटर के कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकता। यानी कि वाटर बहुत ज़रूरी है। वाटर नहीं है तो कोई आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, कोई एनिमल जिंदा नहीं रह पाएगा, कोई प्लांट जिंदा नहीं रह पाएगा। यानी कोई भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आता है, ह्यूमन बींग्स सब एनिमल्स हैं। और इसके अलावा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा छोटा जो जीव होता है जिसको हम देख नहीं पाते, ठीक है, जिसको जर्म्स बोलते हैं, कीटाणु बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वाटर के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। वाटर बहुत ही जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वाटर कोई एक न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। और वाटर कोई हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ना प्रोटीन देता है, ना फैट्स देता है, उसके अंदर ना विटामिन है। हाँ, कुछ वाटर के अंदर मिनरल्स डिजॉल्व होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि कुआं का पानी है, नल का पानी है, ये सब में मिनरल्स ऑलरेडी डिजॉल्व होते हैं, उसके अंदर में मिनरल्स होता है जो हमारे बॉडी को चाहिए। इसके अलावा वाटर किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर वाटर क्यों जरूरी है? यानी कि वाटर हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? देखिए, सबसे पहली बात, व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट। क्यों जरूरी है वाटर? तो सबसे पहली बात कि कोई भी भोजन खाते हैं हम लोग, अपने मुंह के द्वारा पेट पे जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भोजन को इंटेक करते हैं। तो भोजन में न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारे बॉडी में तो जाना चाहिए ना। तो पेट में है तो पेट में तो चला गया, ठीक है। तो स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद मतलब कि नीचे पहुँचता है जिसको एनस कहते हैं। तो माउथ से लेकर के एनस तक क्या इतना ही को भोजन चाहिए कि सारे बॉडी को चाहिए? तो सारे बॉडी को चाहिए तो भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो वाटर क्या करता है कि वाटर मदद करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। यानी कि भोजन में जो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यानी कि उसको सोखने में मदद करता है ताकि वो हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या करता है कि हर एक सेल में, जैसे देखिए ये सेल है, मैं बताया था कि सेल तो हमारे पूरे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है। तो हर एक सेल में कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, यानी कि बेकार चीज़ बनता है जिसको शरीर से बाहर करना जरूरी होता है। तो उस वेस्ट को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? वाटर। पूरे बॉडी पार्ट्स से वेस्ट को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद में जहाँ से वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जा सके वहाँ पे लेकर के आता है। जैसे किडनी, किडनी तक लेके आता है, स्वीट के फॉर्म में, पसीना के फॉर्म में बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये वाटर के द्वारा होता है। तो वाटर क्या करता है? हेल्प्स इन कलेक्टिंग वेस्ट्स, गंदगी, ये वेस्ट्स हो गया, वेस्ट को कलेक्ट करने में, एंड रिमूविंग फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी से रिमूव करने में क्या करता है? मदद करता है। तीसरा बात क्या है? जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, बहुत, यानी कि हॉट, बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं कि हॉट सन है पूरा, यानी कि वेरी ड्राई सीजन है, बिल्कुल कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है, मतलब कि कड़क धूप जिसको बोलते हैं ना, हाई राइजिंग टेम्परेचर, तो वहाँ पे हमारे बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आपका
कभी आसपास का टेम्परेचर हाई होने लगता है तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना निकलता है। पसीना जब निकलता है तो पसीना सूखता है और फिर हमारे बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करता है। तो ये पसीना क्या है, तो वाटर ही तो है, यानी कि जो स्वीट है वो क्या है, वाटर है। यानी कि वाटर क्या करता है, इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। याद रखिए, इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा भोजन से न्यूट्रिएंट्स को तो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इसके अलावा भोजन पचाना भी तो है, ठीक है, यानी कि इन डाइजेशन, डाइजेशन में भी मदद करता है, ठीक, तो डाइजेशन में भी ये मदद करता है। इसके अलावा और देख लेते हैं कोई पॉइंट है क्या, तो हाँ बिल्कुल, एक और पॉइंट यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा क्या है कि मैं बोला था कि हमारे स्टोमिक से या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो भी है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, उस न्यूट्रिएंट्स को तो हर जगह पे पहुँचाना है ना। जो भी हम लोग भोजन लिए वो सारे में न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स को सब जगह पे पहुँचाना है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी क्या करता है, मदद, इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में ये मदद करता है, इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये सारे वाटर की जरूरत थी, वाटर के बिना काम कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये वाटर कैसे आता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में वाटर कहाँ पे आता है, कहाँ से हमारे बॉडी में वाटर जाएगा। तो हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत अधिक वाटर होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इसके अलावा दाल पानी में पकाते हैं, चावल बनाते हैं तो भी वाटर में ही बनता है, ठीक है, तो सब्जी बनता है, ये सब वाटर में ही बनता है। तो हमारे भोजन से हमें लगभग जितना एक दिन में पानी की आवश्यकता है, वन डे, अगर एक दिन में सपोज इतना पानी चाहिए, ये वाटर है, इस वाटर का आधा भाग यानी कि हाफ पार्ट, यह हाफ पार्ट हमें कहाँ से मिल जाता है, ये हाफ पार्ट वाटर का भोजन से मिल जाता है, फूड से मिल जाता है। यानी कि भोजन से हम वाटर जितना एक दिन में चाहिए, एक दिन में वाटर का जितना रिक्वायरमेंट है वो भोजन से मिल जाता है। फिर हाफ पार्ट कहाँ से आएगा, तो हाफ पार्ट जो होता है ये हमें ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि हम लोग वाटर क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, या वाटर ड्रिंक नहीं करते हैं तो कोई जूस पीता है, ठीक है, कोई जूस पिएगा तो, या कोई शरबत पिएगा, तो उससे आधा एक दिन की आवश्यकताओं के पानी का आधा क्वांटिटी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर से, जूस से, शरबत से, कोल्ड ड्रिंक से, ये सब से उसकी आवश्यकता का पूरा हो जाता है। इसलिए हमें एक दिन में कम से कम 6 से 7 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, ठीक है, 6 से 7 गिलास यानी कि बोल सकते हैं पानी की आवश्यकता है, पीना चाहिए, क्योंकि हमें भोजन जो खाते हैं, भोजन से हमारे बॉडी के जितना भी वाटर नीड्स आधा ही ना पूरा हुआ, इसको आधा पूरा करने के लिए हमें 6 से 7 गिलास ऑफ वाटर एक दिन में जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, कुछ एथलीट्स होते हैं, एथलीट कहने का मतलब जो दौड़ते हैं, देखे होंगे जो रेस लगाते हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, कोई मैराथन करते हैं, जैसे 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का जो दौड़ दौड़ते हैं उसको हम लोग एथलीट्स बोलते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, शॉर्ट पुट, ये सब जो है, जो साइकिलिस्ट हैं, ये सब को हम लोग एथलीट बोलते हैं। वो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खेलने वाला, क्रिकेटर है या फिर फुटबॉलर है या हॉकी प्लेयर है, ये सब जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको बहुत कठिन काम करना पड़ता है, कठिन मेहनत का काम करना पड़ता है। इसके अलावा जो लेबर्स होते हैं, जो लेबरर्स हैं ना, जो मजदूरी का काम करते हैं, हॉट सन में, बहुत ही गर्मी वाला मौसम में काम करते हैं, उनके बॉडी से ज़्यादा पसीना निकलता है, यानी कि उनके बॉडी से पसीना के रूप में वाटर निकल रहा है। तो वाटर अगर ज़्यादा निकल रहा है तो वाटर ज़्यादा लेना भी तो होगा, तभी तो हमारी बॉडी में वाटर का कंटेंट बिल्कुल मेंटेन रहेगा। इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा जो लेबरर्स हैं, जो हॉट सन में काम करते हैं, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, एक बात और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात, ये वाटर हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता,
यानी कि वाटर कोई एनर्जी हमें नहीं देता है। एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से, और एनर्जी फैट से मिलता है। एनर्जी रिजर्व जिसको फैट बोलते हैं, वहीं से एनर्जी मिलता है। वाटर से कोई एनर्जी नहीं मिलता। फिर भी वाटर के बिना काम नहीं हो सकता हमारा। ना तो डाइजेशन होगा, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, नहीं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, ना तो कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी पार्ट्स होगा, ना ही बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए वाटर बहुत ही जरूरी है। चलिए, वाटर सिर्फ एक ही काम करता है, वो भी काम किसका? तो सोल्वेंट का काम करता है। वाटर एक्ट्स ओनली एज सोल्वेंट। ठीक है, सोल्वेंट के जैसा काम करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। सोल्वेंट का मतलब क्या है? वो सारे चीज को अपने में घोल लेता है। जैसे न्यूट्रिएंट्स वाटर में मिल जाएगा, जो आप मिनरल्स दिए हैं सारे वाटर में, विटामिन वाटर में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब वाटर में घुल जाते हैं और घुलने के बाद पूरे बॉडी तक पहुंचते हैं। ये सोल्वेंट का काम करता है। इसके अलावा बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो बेकार चीज बनता है, जिसको शरीर से बाहर निकल, जैसे यूरिन, स्वीट या अनडाइजेस्टेड जो भी चीज़ है, ठीक है, वो सारे चीज़ को घोलने का काम कौन करेगा? वाटर। वाटर घोल करके शरीर से उसको बाहर करता है, तो सोल्वेंट का काम करता है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे बॉडी से बहुत ही ज़्यादा वाटर निकल रहा है, ठीक है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बॉडी से क्या हो रहा है? निकल रहा है, और हम वाटर उतना नहीं ले पा रहे हैं, मतलब कि वाटर का कंजम्पशन हम लोग कम कर रहे हैं और लॉस हो रहा है ज़्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में एक समय ऐसा आता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड मैंने बात किया था, देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा में अधिकतर क्या है? 80 से 90% क्या है? वाटर ही है। तो 80 से 90% वाटर है, तो वाटर तो शरीर से बाहर निकल रहा है। जब वाटर शरीर से बाहर निकल रहा है तो प्लाज्मा कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड में कौन कम हो जाएगा? प्लाज्मा, और हमारा ब्लड ठीक हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। हमारा ब्लड जब गाढ़ा हो जाता है तो जो हमारा अभी बात किए थे कि जो हार्ट है, हार्ट धक 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 करता है, तभी तो ब्लड पंप होता है और पूरे बॉडी तक पहुंचता है। ठीक है, तो पूरे बॉडी तक पहुंचाने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लड हो गया है वो गाढ़ा हो गया है। उसको ब्लड वेसल्स में, जैसे पाइप लाइन का स्ट्रक्चर, ये पाइप है, इसी में ब्लड जाता है, यहीं पे ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है, आसानी से ब्लड जाता है। तो जब गाढ़ा हो जाएगा तो गाढ़े पानी को फ्लो कराने में, धक्का देने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या हमारे बॉडी में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन, उसको बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रेट हो गए हैं। ठीक, इससे आपको मसल्स में दर्द हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर पेन बोल सकते हैं, मस्कुलर पेन मसल्स में। इसके अलावा ब्रेन है, दिमाग में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिमाग को हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन पहुंचता कैसे है? तो ब्लड के मदद से पहुंचता है, और ब्लड ही अगर नहीं फ्लो हो रहा है ठीक से तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। इससे सीवियर पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और क्रैम्प्स इन मसल्स, क्रैम्प्स देखिए यहाँ पे CRAMPS, क्रैम्प्स का मतलब होता है दर्द, खिंचाव। ठीक है, तो आपके मसल्स में क्या होगा? तो क्रैम्प्स दिखाई देगा, यानी कि सिकुड़न लग रहा है कि हमारा जो मांसपेशियां उसमें खिंचाव हो रहा है। तो ये कब होता है? डिहाइड्रेशन से। जनरली ये किस में देखा गया? वैसे जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और वाटर नहीं लेते हैं, बहुत ही कड़ी धूप में, यानी कि हॉट ड्राइंग सन में काम कर रहे हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, लगातार दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है और वाटर नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे क्रैम्प्स और सीवियर पेन का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है रफेज। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रफेज। ये देखिए रफेज क्या है? यानी कि जो हमारे पास फ्रूट्स है और जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हो गया और वेजिटेबल्स हो गया। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा इसमें विटामिन भी होता है,
विटामिन के अलावा इसमें मिनरल्स भी होता है। तो विटामिन और मिनरल्स ये दो चीज, ये दोनों को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पचाने की जरूरत नहीं है। हमारा बॉडी ये दोनों को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेता है। ये डायरेक्टली क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी के द्वारा इसको डायरेक्टली क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आसानी से बॉडी में वो चला जाता है, हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में दो पार्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक डाइजेस्ट हो जाएगा, एक डाइजेस्ट हो जाएगा। जब डाइजेस्ट हो गया तो ये बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट हो गया तो एब्जॉर्ब। दूसरा होता है कि नॉट डाइजेस्टेड, इसका डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, जब डाइजेशन नहीं होता है तो ये ऐसे ही रह जाता है, नॉट एब्जॉर्ब्ड। हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसी को बोलते हैं रफेज। यही कहलाता है रफेज। ठीक है, तो रफेज क्या है, तो जनरली फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ये सब में होता है। जैसे सीरियल्स है, अनाज है, पल्सेस हैं, ये सब में रहता है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो वैसे ही रह जाएगा सेम, और सेम टू सेम हमारे शरीर से बाहर भी निकल जाएगा। ऐसे ही बिना डाइजेस्ट हुए, बिना एब्जॉर्ब हुए, ऐसे ही जैसे था बाहर निकल गया। इसी को बोला जाता है रफेज। ये हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है। तो क्या, जब यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है तो क्या इसको लेना जरूरी है? रफेज का यहाँ पे जो लिखे हैं रफेज, क्या हमारे बॉडी में ये जाना चाहिए? कोई ज़रूरी है कि इसके बिना काम हो सकता है? तो इसके बिना काम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसको समझिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत ही सारी चीज़ें खाते हैं, और जब खाते हैं तो सबसे पहले माउथ से आता है स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, तब जाकर के वो रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस में, यानी कि उसको लंबा रास्ता तय करना होता है। ठीक है, माउथ से ले करके एनस तक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है। एक लंबी दूरी तय करनी होती है भोजन को। इस लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने में ये जो रफेज है ना, बहुत ही मदद करता है। ठीक, यानी कि हमारा कुछ पाइपलाइन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, माउथ से लेकर के इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है। बिल्कुल हमारे पेट के अंदर में ऐसी बहुत सारी नलियां बनी हुई हैं जिसमें से भोजन जाता है और फाइनली बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो नली है बहुत टेढ़ी टेढ़ी है ना, संकीर्ण है, नैरो है। तो इसमें अगर कोई भोजन यहाँ पे आता है, इस जगह पे फूड आया, तो फूड को यहाँ से होते होते यहाँ जाना होगा। तो कोई एक ऐसा चीज चाहिए जो इसको धक्का दे सके। ठीक है, इसको प्रेशर लगा सके, प्रेशर के द्वारा, प्रेशर से धीरे 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 वो बाहर निकल करके शरीर से बाहर जा सके, एनस से बाहर निकल सके। इसको धक्का देने का काम कौन करता है? रफेज करता है। ठीक है, यानी कि जो रफेज है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे भोजन पचता है, माउथ से लेकर के एनस तक। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये रफेज वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट पुश द फूड अगेंस्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक। यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, भोजन पचाने की जो नली है, उस नली में रफेज जो है उसको पुश करने का काम करता है, धक्का देने का काम करता है। ठीक, और दूसरा काम ये भी है रफेज का कि यहाँ पे ये जो है ट्रैक को बिल्कुल क्लीन करने में मदद करता है। ठीक, और एक यहाँ पे बीमारी है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब अपच। अगर नहीं पचता है तो उसको हम लोग अपच बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से ये बचाता है, भोजन को पूरा का पूरा शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, पुश करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। और इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो भोजन है यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, धीरे धीरे यहाँ पहुँचेगा, पूरा धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते इस जगह पे, फिर यहाँ से शरीर से बाहर निकलेगा।
यानी कि मूवमेंट करता है, फूड धीरे 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 मूवमेंट करता है, भोजन आगे बढ़ता है, इसको बोलते हैं बॉवेल मूवमेंट। इसको बोला जाता है BOWEL, बॉवेल मूवमेंट। तो बॉवेल मूवमेंट ठीक से काम करे इसलिए रफेज जरूरी है। और यहाँ पे कोई कैंसर ना हो जाए, अगर कोई भोजन यहाँ पे फंस गया, ठीक है, बहुत ही अधिक समय तक रह गया, तो उसमें कीड़े लग सकते हैं, वहाँ पे बीमारी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस कैंसर से बचाने के लिए, इस भोजन को पूरा रास्ता तय कराने के लिए, बोवेल कैंसर से बचाने के लिए, ठीक है, BOWEL कैंसर, इस कैंसर से बचाने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे कि बोवेल कैंसर से बचाने के लिए ये रफेज बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स लोगों का ये भी मानना है कि वैसा डाइट, ठीक है, डाइट का मतलब होता है भोजन, याद रखिएगा, DIET डाइट, वैसा डाइट जिसमें बहुत ही अधिक रफेज है, मोर रफेज है, मोर रफेज, यानी कि रफेज का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर रफेज ज़्यादा होगा तो ये मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा, बोवेल मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यानी कि अपच की बीमारी नहीं होगी, और बोवेल कैंसर का किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, बोवेल कैंसर भी नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं कि इट इज ए वेरी गुड डाइट, यानी कि जिसमें रफेज की क्वांटिटी बहुत होती है, जो ज़्यादा रफेज मतलब कि क्या, जो ज़्यादा सलाद खाता है, जो हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खाता है, उसको बोलते हैं रफेज, उसमें बहुत ज़्यादा होता है, यह बहुत अच्छा होता है। और इसमें हार्ट का बीमारी, यानी कि हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक का खतरा, ब्लड प्रेशर का खतरा बिल्कुल कम होता है। तो हमें अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रफेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, हार्ट डिजीज का खतरा इससे कम होगा। इसके अलावा बोवेल कैंसर का भी खतरा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा भोजन को पुश करने वाला मिल जाएगा ना, रफेज पुश करता है, कोई भी भोजन फंसता नहीं है, अगर फंसेगा नहीं तो आसानी से भोजन क्या हो जाएगा, हमारे शरीर से, मुंह से निकल करके एनस तक पूरा बाहर निकल जाएगा, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहेगा बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो रफेज कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, फिर भी रफेज बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात भोजन को पुश करने के लिए, दूसरी बात बोवेल मूवमेंट ठीक से हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, तीसरी बात हार्ट अटैक से बचाने के लिए, बोवेल कैंसर से बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सबको फायदा मिल सके। और एक बात है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, इस चैप्टर का भी हाफ पार्ट हुआ है, अभी बहुत सारी पार्ट जो है वो बाकी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।